अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोकार्बन्स स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर आज हम जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं, हाइड्रोकार्बन्स की टाइप्स क्या हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। इसके साथ साथ हम अल्केन्स के बारे में जानेंगे। अल्केन्स हैं क्या, उनका फार्मूला क्या होता है, अल्केन्स की आईयूपैक नोमेनक्लेचर क्या है। आज के इस पूरे लेक्चर के अंदर हम ये जानेंगे, तो बने रहिएगा। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बहुत दफ़ा पेपर में चीज़ आ चुकी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। तो हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं? ये हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स मौजूद होते हैं। तो ये वो एलिमेंट्स जो हमने पहले भी डिस्कस किए थे, कार्बन और हाइड्रोजन, इन दो एलिमेंट्स से हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। जैसे नाम के अंदर भी ये चीज़ हमें समझ आ रही है कि हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन होगा और कार्बन मौजूद होगा। तो ये वो कंपाउंड्स होंगे जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट्स बुनियादी तौर पर मौजूद होंगे। उसके बाद टाइप्स की बात करते हैं। अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन्स की, तो इसके अंदर सबसे पहले आते हैं अल्केन्स। अल्केन्स क्या होते हैं? अल्केन्स के बीच में कार्बन कार्बन जो है, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। दूसरे नंबर पे आएंगे अल्कीन्स। अल्कीन्स में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड मौजूद होगा। तीसरे नंबर पे आएंगे अल्काइंस। अल्काइंस के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड ज़रूर मौजूद होगा। और चौथे नंबर पे आते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक में क्या होता है कि एरोमेटिक के अंदर बेंजीन रिंग मौजूद होते हैं। बेंजीन रिंग क्या होते हैं? ये 6 कार्बन का रिंग होता है जिसके अंदर अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन है, इसकी टाइप्स हैं। तो इन 4 क्लासेस के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं। अगर हम बात करें इसके इस्तेमालात की, इनके यूज़ेस की, तो यूज़ेस के अंदर सबसे पहले हम बात करें तो ये एज अ फ्यूल इस्तेमाल होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स मोस्टली हम किसके तौर पे इस्तेमाल करते हैं? फ्यूल के तौर पे। जैसे मिसाल के तौर पर पेट्रोल जो हम अपनी गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में भरवाते हैं, डीज़ल, ये भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन ऑयल कहते हैं मट्टी के तेल को, तो मट्टी का तेल जो है ये भी बेसिकली हाइड्रोकार्बन होते हैं। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस कौन सी होती है? ये वो गैस है जो हम घरों के अंदर एलपीजी के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं, या घरों के अंदर जो हम गैस खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये वो गैस है। उसके बाद है सीएनजी। सीएनजी किसे कहते हैं? ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है कि सीएनजी और एलपीजी की फुल फॉर्म लिखें। सीएनजी किसका एब्रीवेशन है और एलपीजी किसका एब्रीवेशन है? तो सीएनजी जो है बेसिकली सी से बनता है कंप्रेस्ड, एन से बनता है नेचुरल और जी से बनता है गैस। तो सीएनजी बेसिकली क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और उसके बाद है एलपीजी। एलपीजी का मतलब क्या होता है? एलपीजी का मतलब होता है लिक्विफाइड। टी से बनता है पेट्रोलियम और जी से बनता है गैस। तो ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। ये तमाम के तमाम जितने भी हमने यहाँ पे नाम लिए हैं, पेट्रोल, डीज़ल, कैरोसिन ऑयल, नेचुरल गैस, एलपीजी, सीएनजी, ये तमाम के तमाम फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं और ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ये इसका पहला इस्तेमाल है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें, हाइड्रोकार्बन्स को हम एज अ फीड स्टॉक भी इस्तेमाल करते हैं। फीड स्टॉक किस चीज़ के लिए? ताकि हम इससे प्लास्टिक्स बना सकें, मेडिसिन्स बना सकें, सिंथेटिक फाइबर बना सकें, पेंट्स और वर्निशेस बना सकें। सिंथेटिक फाइबर ये क्या होता है? ये बेसिकली धागा होता है जिसको हम खुद सिंथेसाइज करते हैं। सिंथेटिक जो मशीनों से बनाया हुआ धागा होता है उसे सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर हो, वर्निशेस हो, पेंट्स हो, प्लास्टिक हो, मेडिसिन हो, इन सब को बनाने के लिए हम हाइड्रोकार्बन्स को एज अ फीड स्टॉक इस्तेमाल करते हैं, एज अ रॉ मटेरियल हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो यूजेस जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछे जा सकते हैं। राइट डाउन द यूजेस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, तो आप उसके अंदर ये 2 पॉइंट लिख सकते हैं। इसके बाद अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मीथेन? मीथेन के क्या इस्तेमालात हैं, क्या इसके यूज़ हैं? तो अगर हम मीथेन की बात करें तो मीथेन सबसे सादा त्रीन अल्केन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक कार्बन होता है। इसका जो फार्मूला है, इसका फार्मूला बनता है CH4। तो ये है मीथेन। तो मीथेन सबसे सिंपलेस्ट अल्केन है और इसको एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है।
ऐसे मीथेन को हम नेचुरल गैस भी कहते हैं। नेचुरल गैस जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर तकरीबन 85% जो है सिर्फ़ और सिर्फ मीथेन मौजूद होती है, जो कि एज अ फ्यूल इस्तेमाल होती है। उसके बाद अगर हम बात करें मीथेन किसके तौर पे इस्तेमाल होती है, मीथेन आल्सो यूज्ड टू मेक हाइड्रोजन गैस, कार्बन ब्लैक, क्लोरोफॉर्म। तो हम इसको मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। क्लोरोफॉर्म आपने देखा होगा, ये एनेस्थीसिया देने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। कार्बन ब्लैक है, कार्बन ब्लैक बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, और हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। किस तरीके से होती है ये हम अगली क्लासेस में जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इसको इतना ही याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अल्केन्स की। इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर, हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर के अंदर, ना तो हम अल्कीन्स के बारे में पढ़ेंगे 9th क्लास में, ना ही हम अल्काइंस के बारे में पढ़ेंगे, और ना ही हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। 9th क्लास के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हम अल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे। अल्केन्स होती क्या है, अल्केन्स के जनरल फार्मूले क्या हैं, अल्केन्स को कैसे बनाया जाता है, और इनके केमिकल रिएक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अल्केन्स की। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, अल्केन्स क्या होते हैं, ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड आता है। ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं अल्केन्स। अब यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में भी और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी, सबके बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड ही आएंगे। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आए, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये पेपर में सवाल आ सकता है कि व्हाई अल्केन्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्केन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्यों कहते हैं? उनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि अल्केन्स के अंदर जो कार्बन की वैलेंसी है 4, वो फुली यूटिलाइज हुई होती है बाय सिंगल बॉन्ड। उसके अंदर सारे के सारे जो बॉन्ड होते हैं वो सिंगल होते हैं। इस वजह से हम अल्केन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है पेपर में, इसको आप लाजमी याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, अल्केन्स की एग्जाम्पल क्या क्या हैं, तो अल्केन के अंदर हम यहाँ पे जो एग्जाम्पल देख रहे हैं वो है इथेन। अब इथेन जो है, ये इथेन के अंदर 2 कार्बन मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ पे इथेन का जो फार्मूला बनता है वो बनता है CH3 बॉन्ड CH3। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करूँ तो देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और हर कार्बन बॉन्ड बनाता है 4। तो यहाँ पे एक बॉन्ड ये हो गया, एक हाइड्रोजन के साथ हो गया, एक इधर हाइड्रोजन के साथ हो गया, एक इधर हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। तो ये बेसिकली बन क्या रहा है, CH3 CH3। और यहाँ पे देखा जाए तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं। सिंगल बॉन्ड होने की वजह से हम इसको क्या कहेंगे कि ये अल्केन है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। यहाँ तक अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद हम बात करें इनके जनरल फार्मूले की, तो अल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है? अल्केन्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। अब यहाँ पे जो n है, बेसिकली ये n हमें बताता है इंटीजर के बारे में। मिसाल के तौर पर अगर n की वैल्यू है 5, अगर n की वैल्यू 5 है तो हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे कार्बन की तादाद है 5। तो अगर हमें कार्बन की तादाद का पता चल जाए तो हम ये बता सकते हैं कि उसके साथ हाइड्रोजन कितने अटैच होंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि n की वैल्यू है यहाँ पे 6, अब मुझे नहीं पता कि अगर n की वैल्यू 6 है तो उसमें हाइड्रोजन कितने लगेंगे। अगर कार्बन 6 है तो उसमें हाइड्रोजन कितने लगेंगे, तो उसके लिए मुझे जनरल फार्मूले का पता होना चाहिए। तो जनरल फार्मूला है CnH2n+2। तो अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनेगा, C6 क्योंकि n की वैल्यू 6 है, H2n की वैल्यू यहाँ पे 6 आ गई, +2। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, C6H6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12 और +2 14। तो यहाँ पे हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें हाइड्रोजन की तादाद कितनी होगी, 14 होगी। इसी तरीके से अगर मैं n की वैल्यू आपको कोई भी असाइन कर दूँ तो आप उसके ज़रिए से हमें ये बता सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन की तादाद कितनी होगी। तो ये इनका जनरल फार्मूला है, ये इनके जनरल फार्मूले आपने याद रखना है, CnH2n+2। ये MCQs के तौर पे भी पूछा जा सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि अल्केन्स क्या हैं और इनका जनरल फार्मूला लिखें। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी।
अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर की। IUPAC नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कुछ ना कुछ आ जाता है कि कोई भी एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड का हम सिस्टमेटिक वे से किस तरीके से नाम रख सकते हैं, उस सिस्टमेटिक नेमिंग को हम किस तरीके से देखते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर के ज़रिए। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद बहुत ज़्यादा है, ये लाखों करोड़ों में है। तो तादाद ज़्यादा होने की वजह से हम क्या करते हैं कि हमने एक सिस्टमेटिक तरीका बनाया है जिसके ज़रिए से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ IUPAC नोमेनक्लेचर? ड्यू टू ग्रेट कम्प्लेक्सिटी एंड लार्ज इन नंबर्स, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलियंस की तादाद में होते हैं, तो क्योंकि ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होते हैं और इनके नंबर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल टू गिव नेम इंडिविजुअली। तो हम हर एक कंपाउंड को इंडिविजुअली कोई भी नाम नहीं दे सकते, बहुत मुश्किल होगा। लाखों करोड़ों के हिसाब से जो कंपाउंड है उनको इंडिविजुअली नाम देना इम्पॉसिबल होता है। तो इसके लिए क्या किया गया था, IUPAC सिस्टम बनाया गया। अब ये IUPAC सिस्टम क्या होता है? इसे IUPAC सिस्टम भी कहते हैं। IUPAC का मतलब क्या होता है? I का मतलब है इंटरनेशनल, U का मतलब है यूनियन ऑफ, P का मतलब है प्योर एंड, A का मतलब है अप्लाइड और C का मतलब है केमिस्ट्री। ये बेसिकली क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक सिस्टम है जिसके ज़रिए से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक नाम दे सकते हैं। इसे हम कहते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम। होता क्या है? दिस इज़ अ सिस्टमेटिक वे ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिस्टमेटिक वे से नाम देने का जो तरीकाकार है उसे हम कहते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम। अब ये नाम दिया कैसे जाता है? सवाल यहाँ पे ये बनता है कि किसी भी कंपाउंड को नाम देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आइए वो जानते हैं। अगर हम बात करें IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम की तो इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं वो होते हैं 3। सबसे पहले आता है रूट, रूट के बाद आता है सुफिक्स और तीसरे नंबर पे आता है प्रीफिक्स। अब रूट क्या होता है, सुफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, हम इसके बारे में देखते हैं। रूट जो है बेसिकली हमें किसी भी एक लॉन्गेस्ट जो चेन है उसके बारे में बताता है। मिसाल के तौर पर अगर कार्बन की यहाँ पे एग्जांपल देखें, यहाँ पे मैंने कार्बन्स को जोड़ा हुआ है और यहाँ पे भी एक कार्बन है, तो मैंने क्या देखना है कि जो पॉसिबली लॉन्गेस्ट चेन बनती है ना, ये मैंने सबसे पहले सेलेक्ट करनी है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखा जाए तो इसी कंपाउंड के अंदर 1 2 3 4 ये एक लॉन्गेस्ट चेन बनती है, तो ये बेसिकली क्या है, रूट है। ये यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन है और ये हमें क्या बताती है, रूट के बारे में बताती है, किसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक कार्बन हो तो उसको हम क्या कहते हैं, मिथ कहते हैं। 2 कार्बन हो तो उसे हम कहते हैं एथ। अगर 3 कार्बन अटैच हो तो उसके लिए हम जो रूट इस्तेमाल करते हैं वो होता है प्रोप। अगर 4 कार्बन अटैच हैं तो उसके लिए जो रूट इस्तेमाल होगा उसका नाम होगा ब्यूट। अगर 5 कार्बन हैं तो उसके लिए जो रूट इस्तेमाल होगा उसका नाम है पेंट। अगर 6 कार्बन हैं तो उसके लिए जो रूट इस्तेमाल होगा वो होगा हेक्स। 7 के लिए होगा हेप्ट, 8 के लिए होगा ऑक्ट, 9 के लिए होगा नॉन और 10 के लिए होगा डेक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने ज़ुबानी याद रखना है। इनको मैं कहता हूँ ये जैसे हम मैथमेटिक्स में गिनती याद करते हैं, इसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर आपने ये गिनती याद रखनी है। जब मिथेन की बात, मिथ की बात होगी तो 1, इथ होगा तो 2, प्रोप होगा तो 3, ब्यूट होगा तो 4, पेंट होगा तो 5। इस तरीके से आपने इस पूरी की पूरी गिनती को याद रखना है कि इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स कितने होंगे। रूट के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सुफिक्स के बारे में। सुफिक्स हमें क्या बताता है, सुफिक्स हमें बताता है द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी क्लास क्या है। क्लास का क्या मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड भी आगे मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा कुछ अल्केन होंगे, कुछ अल्कीन्स होंगे, कुछ अल्काइंस होंगे, कुछ एरोमेटिक होंगे। तो ये बेसिकली क्लास है इसकी। तो जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो कार्बन के बीच में सारे के सारे कौन से बॉन्ड हैं, सिंगल बॉन्ड हैं। तो ये बेसिकली क्या बता रहा है, ये उसकी क्लास के बारे में बता रहा है कि जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो तो किस में मौजूद होते हैं, अल्केन्स में मौजूद होते हैं।
तो इसका जो सफिक्स होगा वो क्या होगा, अल्केन। तो जब मैंने इसको लिखना है तो सफिक्स जो होता है ये हमेशा रूट के आगे लगता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितने कार्बन अटैच हैं, 4। तो 4 कार्बन के लिए हो गया ब्यूट, 4 कार्बन के लिए रूट क्या हो गया, ब्यूट। और जो क्लास है इसकी, इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं। तो क्लास के लिए हमें पता चला यहाँ पे अल्केन है, तो अल्केन का जो लास्ट वाला ANE है हम इस रूट के साथ लगा देंगे तो ब्यूटेन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। ये आपको सफिक्स बताएगा। और लास्टली है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जो होता है ये हमें सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताता है। सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट होता है जो इसके साथ कोई भी जो ब्रांच लगी हुई है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट होगी, वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट होगी। तो प्रीफिक्स जो होता है ये हमेशा रूट और जो सुफिक्स है उससे पहले लिखा जाएगा। जैसे प्रीफिक्स, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, पहले आने वाला। तो जो प्रीफिक्स होता है ये रूट और सफिक्स का जो नाम बना था, जैसे ब्यूटेन बना था, तो जो ये अभी प्रीफिक्स होगा वो पहले आएगा ब्यूटेन से। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो जो प्रीफिक्स है ये हमें सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताएगा कि इसमें सब्स्टिट्यूएंट जो है वो कौन सा है, जैसे साइड चेन होगी। इसकी मिसाल से हम देखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक कंपाउंड है, इसका नाम है CH3। CH इसके साथ जो साइड चेन लगी है वो है CH3, CH के साथ लगा हुआ है CH2 और इसके साथ लगा है CH3। अब हमें इसका नाम नहीं पता, तो हम इसी सिस्टम के थ्रू जो हमने पढ़ा है इसके थ्रू इसका नाम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पहले नंबर पे हमने इसके रूट को देखना है। तो रूट की बात करें तो लॉन्गेस्ट चेन हमें देखनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे हमारे पास ये लॉन्गेस्ट चेन बनती है। तो इस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4। जब 4 कार्बन हो तो उसके लिए जो रूट इस्तेमाल होता है वो क्या है, ब्यूट। तो यहाँ पे जो रूट बनेगा वो क्या बन जाएगा, ब्यूट बन जाएगा। उसके बाद बारी आएगी सुफिक्स की। अब सुफिक्स हमें क्या बताता है, सुफिक्स हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, इसलिए ये क्या है, अल्केन है। तो जो अल्केन के जो लास्ट 3 अल्फ़ाबेट्स हैं एन, ये हम इसको यहाँ से रिमूव करके रूट के साथ अटैच कर देंगे, जिससे इसका नाम क्या बन जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन। तो ये हमारे पास रूट और सुफिक्स यहाँ पे क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स में यहाँ पे सिर्फ एक साइड चेन रह गई है जिसका नाम क्या है, मिथाइल, जिसका नाम क्या है, मिथाइल। अब ये मिथाइल कैसे बनता है, ये अल्काइल रेडिकल्स होते हैं, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। इसको आप याद रखें, जहाँ पे CH3 होगा इसका नाम क्या होगा, मिथाइल। अगर इथेन होता, जैसे C2H6, वहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो C2H5 हो जाएगा, तो वो होगा इथाइल। तो यहाँ पे इस लेवल के लिए आप याद रखें कि CH3 के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, मिथाइल। तो ये यहाँ पे क्या है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है जो कि साइड चेन के तौर पे यहाँ पे अटैच है। तो हम क्या करेंगे, ये जो मिथाइल है हम इसको क्या करते हैं, हमेशा जो हमारा रूट और सुफिक्स है उससे पहले लिख देते हैं। तो इसका जो नाम बनेगा वो क्या बन जाएगा, मिथाइल ब्यूटेन। मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि मिथाइल जो है प्रीफिक्स है, ये पहले लिख लिया जाएगा, तो इसका नाम क्या बनेगा, मिथाइल ब्यूटेन, ये इसका नाम बनेगा। अगर हमने इसको मज़ीद इसका नाम अगर हमने देखना हो, मज़ीद इसको अगर हमने करेक्ट लिखना हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको नंबरिंग भी दे सकते हैं। कार्बन्स को नंबरिंग किस बेस पे देंगे, नंबरिंग हम इस बेस पे देंगे कि जिस जगह पे साइड चेन नज़दीक लगी हुई है, नंबरिंग हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम इस साइड चेन की बात करें, तो ये जो साइड चेन है अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3, ये 3rd पोजीशन पे लगी है। लेकिन अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये 1 2 यहाँ से दूसरी पोजीशन पे लगा हुआ है। तो हमने नंबरिंग हमेशा वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से साइड चेन जो है वो नज़दीक पड़ती हो। जैसे यहाँ से नज़दीक पड़ रही है तो उसका कार्बन का पहला नंबर यहाँ पे होगा, दूसरा नंबर यहाँ पे होगा, तीसरा नंबर यहाँ पे होगा, चौथा नंबर यहाँ पे होगा। तो अगर हम उस कार्बन एटम की पोजीशन को भी मेंशन कर दें तो वो जो नाम होगा वो ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसका नाम 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये इसका नाम लिखा जाएगा।
2 मिथाइल ब्यूटेन। ये जो 2 है बेसिकली ये पोजीशन बता रहा है प्रीफिक्स की, कि प्रीफिक्स की पोजीशन क्या है, ये इसके बारे में बताएगा। अगर एक ही कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे तो उसकी पोजीशन को 2 दफ़ा बताया जाएगा। जैसे अगर 2 पे यहाँ पे भी अगर मिथाइल लगा होता, लेट्स सपोज कि इस जगह पे भी मिथाइल होता, तो इसका नाम क्या होना था, 2 2। अब कितने मिथाइल हो गए, 2 मिथाइल हो गए, तो 2 की वजह से इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा, डाई मिथाइल। तो इसका जो नाम बनेगा फिर बनेगा 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, नाम इसका हो जाएगा। इस तरीके से आप IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम के थ्रू नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल दूँ, इस कंपाउंड का IUPAC नाम क्या होगा, CH3 CH CH2 CH CH3। यहाँ पे भी CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे भी CH3 लगा हुआ है। इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को देखेंगे। यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट चेन बनती है वो ये वाली बनती है। कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5। तो जब 5 कार्बन होंगे तो इसका नाम क्या होगा, पेंट। तो यहाँ पे जो रूट होगा उसका नाम क्या बनेगा, पेंट। उसके बाद सुफिक्स की बात करें तो सारे के सारे कौन से बॉन्ड हैं, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड होने की वजह से इसका नाम क्या होगा, एन इसके साथ आ जाएगा, तो इसका नाम बनेगा पेंटेन। अब तीसरे नंबर पे होता है प्रीफिक्स। अब यहाँ पे 2 प्रीफिक्स लगे हुए हैं। अब हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तब भी 2 नंबर आएगा, इधर से स्टार्ट करेंगे तो तब भी दूसरा नंबर बनेगा। तो हम इसका नाम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं 1, नंबरिंग यहाँ से देकर स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे अगर हमने इसका IUPAC नाम लिखना है तो नाम बनेगा 2,4 डाईमिथाइल 2,4 डाईमिथाइल पेंटेन। इस तरीके से आप इसका नाम लिखेंगे। और नाम लिखते हुए एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप कोई भी IUPAC सिस्टम के थ्रू नाम लिखें तो हमेशा जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा ये हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, और उसके बाद कभी भी उनके बीच में स्पेस नहीं देनी। जैसे यहाँ पे मिथाइल ब्यूटेन है तो मिथाइल को अलग वर्ड आपने कंसिडर नहीं करना, इसमें स्पेस आपने नहीं देनी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपने हमेशा याद रखनी है। अगर आप यहाँ पे स्पेस दे देंगे तो ये आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, ये रूल्स के ख़िलाफ़ है। तो आपने जब भी नाम देना है मिथाइल ब्यूटेन का भी बी कैपिटल नहीं करना, स्मॉल रखें, स्पेस आपने नहीं रखनी, इसको सिंगल वर्ड में आपने लिखना है मिथाइल ब्यूटेन। तो जो पोजीशन होगी उस पोजीशन को आपने लिख देना है। अगर 2 लगे हैं तो डाई हो जाएगा, 3 मिथाइल लगे हैं तो ट्राई मिथाइल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम के थ्रू किसी भी कंपाउंड को नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है, आइसो और एन ब्यूटेन क्या होती है। ब्यूटेन में तो 4 कार्बन हो गए। आइसो का जो वर्ड है, अगर किसी भी ब्यूटेन के साथ एक ब्रांच लगी हो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं आइसो का, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें एक ब्रांच लगी है तो ये आइसो इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये साइड चेन ना लगी हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर हो, कोई ब्रांच ना लगी हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एन ब्यूटेन। एन का मतलब होता है नॉर्मल। तो यहाँ पे एन ब्यूटेन इसका नाम बनेगा और इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा कि इसके अंदर कोई भी साइड चेन नहीं होगी। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम में, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। और अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हुआ है, आपको भी वैल्यू हासिल हुई है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त हासिल हो सके, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।